नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल परमेश्वर पाटिल इन दिनों पश्चिम बर्धमान जिले के दौरे पर हैं। आज उन्होंने आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित जिला भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, जिला भाजपा अध्यक्ष दिलीप दे, कृष्णेंदु मुखर्जी, सुब्रतो मिश्रा भी थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अपने 3 दिनों के पश्चिम बर्धमान प्रवास के दौरान उन्होंने पाया कि यहाँ पर अभी भी पंचायत के क्षेत्र में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पैसे तो भेजती है, लेकिन यहाँ पर धरातल पर उस पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। आसनसोल लोकसभा के प्रवास के लिए मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ। आज आखिरी दिन है। ये 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, इन्होंने जो प्रोग्राम हमें दिया, वो प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे मैंने रिव्यू लिया है। जो हमारी लोकसभा की कोर टीम हो, जिला की कोर टीम हो, विधानसभा की कोर टीम हो, बेनिफिशरीज हो, यहाँ पे मेरे मंत्रालय का रिव्यू लेने की बात हो, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे ये 3 दिन से मैंने किए। और बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से कुल्टी विधानसभा में, बाराबनी विधानसभा में एक गांव है आमवाता, वो गांव में गया। अभी एक बूथ संपर्क अभियान के लिए जमुरिया विधानसभा में हिजलवाड़ा गांव में मैं जाके अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ। लोगों से संपर्क किया, बूथ किस तरह से होने चाहिए इसके बारे में जानकारी उनको दी। कई लोगों से यहाँ पे मिला, व्यापारियों से मिला, तो संघ परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। पार्टी के कई मोर्चों से, महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, इन सब से मुलाकात की। 2014 और 2019 में ये आसनसोल लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से जीती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सीट है, तो इसको फिर से एक बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए ये हमारी लोकसभा प्रवास योजना है। और मैं जो 3 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे पक्का विश्वास है कि 2024 के चुनाव में फिर से एक बार आसनसोल लोकसभा ये भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के ताकत के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल में देश में विकास के माध्यम से जो विश्वास निर्माण किया है,
वो विश्वास के ऊपर निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। कोई बम रखता है, कोई क्या करता है, तो राज्य की जो पुलिस प्रशासन है, राज्य की सरकार है, राज्य का वातावरण अच्छा रखना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे पास अगर इसके बारे में कोई कंप्लेंट आया तो हम लोग केंद्र सरकार के माध्यम से डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ को भेज के तो कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो जिम्मेदारी राज्य के पुलिस की है। तो राज्य के पुलिस को ये करना पड़ेगा, राज्य सरकार को करना पड़ेगा कि अगर पंचायत का चुनाव लोकशाही पद्धति से होना है, शांतिपूर्ण वातावरण में होना है, तो ये सारा इसके ऊपर ध्यान देके जहां जहां पे ऐसे ये उपस्थित हो रहे हैं, इन सारों को पकड़ के अंदर डालना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाके शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव होगा। पहले सर यहाँ पर तो अभी हमारी स्ट्रैटेजी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पंचायत का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। क्या कैंडिडेट मिले? हर पंचायत के हर सीट में कैंडिडेट मिलेगा? वो अभी बताने की बात नहीं है ना, हमारे पार्टी के अंदर की स्ट्रेटेजी है। आसनसोल कॉर्पोरेशन जब वोट हुआ था मेन टाउन में, वहाँ आपका प्रार्थी नहीं दे पाए हैं, तो पंचायत में आप कैसे प्रार्थी दीजिएगा? क्योंकि हमेशा एक जैसी परिस्थिति होती है क्या? आप बड़े पत्रकार बन के हमारे सामने खड़े हो, शुरू तो कहीं से तो शुरू किया होगा आपने, हाँ? वैसे ही पार्टी का होता है। कल रात को स्टेट से मीटिंग था, आके सम्मान किया, सम्मान करके चले गए, बाकी कुछ नहीं। उनका बिजनेस तो उनके हिसाब से चल रहा है। मैंने उनको बुलाया था चाय पे आ जाओ, वो आए थे बेचारे, चाय पी के चले गए। मंत्री जी, पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो ने प्रधानमंत्री ग्राम योजना में एक ग्राम को एडप्टेशन किया था, सीधावाड़ी ग्राम सलानपुर में। वो बीजेपी छोड़ने के बाद वो ग्राम फिर से अनाथ हो गया। आप 3 दिन में है, 3 दिन से है, आप एक बार भी वो गांव में नहीं गया। अब पंचायत मंत्री है, उस एरिया में भी आप घूमे? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, वो यहाँ से लोकल सांसद है। ये जो योजना है, ये लोकल सांसद ने एडॉप्ट करने का ये योजना है। अभी उन्हीं को देखना है, वो नहीं है तो अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने देखना है। सांसद आदर्श गांव, वो जो लोकल सांसद होता है उसने करना होता है। मैं केंद्रीय पंचायत राज मंत्री हूँ, इसलिए सारे 543 लोकसभा में जो सांसद आदर्श गांव है उसमें मैं जा नहीं सकता, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा वो गांव में, मैं देखूंगा क्या उन्होंने किया है। वो छोड़ के गए, इसका मतलब गांव को ऐसा छोड़ना, ये तो आप ही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं तो गया नहीं। तो देखो अभी आप कैसे राजनेता लोग हैं। आप पंचायत फाइनेंस 14 फाइनेंस कमीशन का रुपया ये स्टेट को हम लोग नहीं देते, पंचायत को देते हैं। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी ऐसा होता है कि एक पंचायत कुछ करेगी, गड़बड़ करेगी, तो पूरे राज्य का पैसा नहीं रोका जा सकता है। वो पंचायत के ऊपर कार्रवाई करने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अभी आप लोग ही बोल रहे हैं, 3 दिन से मुझे कोई बोल रहा है ये MRGS में मनरेगा में घपला हुआ है, आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला हुआ है। आप सब लोग जानते हो तो फिर आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप तो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, लोगों के सामने लाने का काम आपको ही करना पड़ेगा। मंत्री केंद्र की तरफ से सब बोलते हैं क्या कि चावल के और खाद्य पदार्थ खरीदे नहीं जाते हैं, राज्य सरकार का ये लगातार आरोप है। ऐसा कोई पर्टिकुलर केस होगा आप मुझे बताइए। केंद्र सरकार कभी ऐसा करती नहीं। केंद्र सरकार के पास इतना अनाज है, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अभी कोरोना जाके भी कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक फ्री में अनाज बंट रहा है। तो केंद्र सरकार ने एक खरीदा हुआ है तो अनाज है, इसलिए तो बांट रहे हैं गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। मैं कल एक PDS के शॉप में भी गया, वहां पे हमारी बहन थी, उसको पूछा कि मोदी जी जो फ्री अनाज दे रहे हैं आपको मिल रहा है? उन्होंने कहा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 35 किलो चावल मिल रहा है। ये तो मोदी जी की ही देन है। इतने 2.5-3 साल हो गए कोरोना को, लगभग 2.5 साल तो हो ही गए। 2.5 साल तक लगातार गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ फैमिली को और 80 करोड़ लोगों को ये फ्री अनाज देना, ये बहुत बड़ी बात है। भैया ऐसा है, जिस गांव के लिए हम लोगों ने पैसा दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि गांव का विकास गांव ने करना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट सरपंच को पैसा दिया। प्रधानमंत्री जब
नरेंद्र मोदी नहीं बने थे उस वक्त 13 फाइनेंस कमीशन था। 13 फाइनेंस कमीशन का पूरे देश के लिए 5 साल का बजट था 58,000 करोड़ रुपया। आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मोदी जी बने उस वक्त 14 फाइनेंस कमीशन आया तो 58,000 करोड़ से इमीडिएट उन्होंने 2 लाख करोड़ का बजट कर दिया। 2 लाख करोड़ का बजट यानी 3 गुना बजट को बढ़ाया ताकि गांव में ज्यादा पैसा जाए और गांव का विकास हमारा सरपंच अपने मन मर्जी के मुताबिक गांव का विकास करे। फिर 15 फाइनेंस कमीशन आया, इसमें और 36,000 करोड़ रुपया बढ़ा के अभी 2,36,000 करोड़ उसका बजट है। तो हमारी सोच जो मोदी जी की सोच है, महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव बनाने का, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं कि मोदी जी का जो संकल्प है गांवों के बारे में, वो संकल्प गांव कैसे बने इसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन अभी गांव में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लोगों को भेज के इसकी हम लोग मालूमात करेंगे, काम हुआ है नहीं हुआ इसकी जानकारी लेंगे और अगर उसमें कोई हमको नजर आया कि कुछ गड़बड़ हुई है तो निश्चित तौर पर उसके बारे में हम लोग कार्रवाई के बारे में सुझाव करेंगे। नई पीढ़ी को देश के इतिहास और उसके संस्कृति से अवगत कराने के लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से आज एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल प्रदेश आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति के तत्वावधान में आयोजित इस प्रदर्शनी में 21 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के इतिहास और संस्कृति को लेकर कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिनमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका मकसद नई पीढ़ी को भारत के प्राचीन धरोहरों के साथ अवगत कराना है। आज आप लोग का क्या कार्यक्रम है? आज हम लोगों का कार्यक्रम है कि बच्चों के बीच हम लोग जो हमारे पुराने इतिहास के जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे लाल किला, ताजमहल, उनके बारे में बच्चों ने मॉडल्स बनाया है और उसका हमने एग्जीबिशन लगाया है और विजेता बच्चों को हम पुरस्कृत भी करेंगे। ये सारे बच्चे को किस तरीके से आप लोग तैयार कर रहे हैं? क्या बोले हैं जो बच्चे अपने नए नए हमारे देश के धरोहर सीख रहे हैं? ये हमारे बच्चों के लिए हम लोगों ने इसलिए तैयार किया कि ताकि बच्चे आज जो इतिहास के परे हैं उनको वो वापस हम लोग इतिहास में ला रहे हैं कि वो अपने संस्कृति को पहचाने कि हमारा ताजमहल, हमारी कुतुब मीनार, लाल किला ये किसने बनाया, क्यों बनाया। इसलिए हम उनमें जागृत करने के लिए ये एग्जीबिशन रखे हैं। इसकी और ये हमारी मारवाड़ी महिला समिति, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से हुआ है और इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान हमारे जो बाल विकास से प्रमुख है सिल्की मस्करा, तारा मस्करा, बिंदु अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल और हमारी पूरी समिति के सहयोग से हुआ। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट? इसमें हमारे 21 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आपका नाम? मैं शाखा सचिव रेखा गाड़ीवाल। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834।
आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आज आसनसोल के शीतला इलाके में स्थित भाजपा के जिला कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। यहां उन्होंने आसनसोल के रेलपार इलाके में रेलवे द्वारा बनाए जाने वाले फ्रेट कॉरिडोर को लेकर कुछ बातें प्रेस मीडिया के सामने रखीं। उन्होंने बताया कि कल आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक आसनसोल के रेलपार ट्रेडर्स द्वारा दिए जा रहे धरना मंच पर जाकर केंद्र सरकार पर इन व्यापारियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बुलडोज़र चलाकर तोड़ने का आरोप लगाया था। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मंत्री मलय घटक का ये दावा सरासर गलत है। केंद्र सरकार बुलडोज़र चलाकर इन घरों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब रेलवे द्वारा यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया था, उस फैसले में जिन जिन राज्यों से ये फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा उन राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने का दायित्व उन ज़िलों के ज़िला शासकों को दिया गया था जिन ज़िलों से इस फ्रेट कॉरिडोर को गुजरना है। जितेंद्र तिवारी ने पूछा कि जब इस फ्रेट कॉरिडोर का मैप बनाया जा रहा था तब आपत्ति क्यों नहीं की गई? तब क्या मंत्री मलय घटक या स्थानीय प्रशासन को पता नहीं था कि यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं जिन पर इन व्यापारियों की रोजी रोटी निर्भर है? আমাদের স্থানীয় মন্ত্রী মাননীয় আইনমন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় বলেছেন যে বিজেপি সরকার নাকি বুলডোজার চালিয়ে উন্নয়ন করতে চাইছে। আমাদের জেলা সভাপতি আছেন, আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য আছেন, আরও আমাদের সিনিয়র জেলা নেতারা আছেন। ওনাদের অনুমতিক্রমে বলি যে আপনারা জানেন যে ফ্রেট করিডোরের সিদ্ধান্ত যখন হয়েছিল তখন যে যে রাজ্য দিয়ে ফ্রেট করিডোর হবে সে রাজ্যের চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে এটা হয়েছিল এবং এর ম্যাপ তৈরি করা, জমি অধিগ্রহণের যে ব্যাপার আছে সবটাই কিন্তু রাজ্য সরকারের যে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর থাকেন ডিএম তার আলোচনার মাধ্যমে হয় এবং যে জমি অধিগ্রহণ করা হয় সেই অধিগ্রহণের দায়িত্ব কিন্তু ডিএম থাকেন। তো আসানসোলে দিয়ে যে কোন জমির উপর ফ্রেট করিডোর হবে এই জমি যখন অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তখন এখানে ডিএম ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার এখানে আছে, ওই ডিএম সাহেবই করেছিলেন। এই মাননীয় মলয় ঘটক যিনি এখানকার এখন বিধায়কও আছেন, মন্ত্রী আছেন, তিনি ছিলেন। এমপি এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের আছে, মেয়র এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের আছেন। আমিও তো 5 বছর মেয়র ছিলাম, ওই 5 বছর তো রেলের ক্ষমতা হয়নি যে কারো ঘর ভেঙে দেবে, বুলডোজার চালাবে। এনারা অফিসে গিয়ে সম্মতি দিয়ে আসেন। যখন সার্ভে হয়েছিল তখন কেন, মাননীয় মন্ত্রীকে আমি প্রশ্ন করি, যখন সার্ভে হয়েছিল তখন কেন উনি বলেননি যে না এই জমিগুলোতে গরিব লোকেরা থাকে, ভাড়াটেরা থাকে, ভাড়াদাররা থাকে, তাদের কি হবে, অথচ এই দিক দিয়ে নিয়ে যাবো না অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবো। ওই ক্যালকাটাতে তো রুট পরিবর্তন করেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো মেট্রো রুট পরিবর্তন করেছিলেন। তো এখানে রুট পরিবর্তন করা যেত যদি মাননীয় মন্ত্রী বা এখানকার যিনি সাংসদ আছেন যারা আছেন এনারা তো রুট পরিবর্তন করাতে পারতেন, সত্যি সত্যি যদি গরিব মানুষের দরদ পক্ষে এনারা থাকতেন। সেটা এনারা করলেন না, রেলের কাছে গিয়ে এনারা সম্মতি দিয়ে দিলেন, ডিএমকে দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করিয়ে দিলেন। এখন রেল যখন কাজ শুরু করেছে তখন এটা নাটক করছেন গরিব লোকদেরকে নিয়ে যে আপনাদের ঘর আমি ভাঙতে দেবো না। আরে ভাঙার জন্য তো আপনারাই সম্মতি দিয়ে এসছেন। আচ্ছা বলি, যদি রেলের এই কাজটা বেআইনি হয়, আচ্ছা বলুন পার্থ চ্যাটার্জিকে বাঁচাবার জন্য এই সরকার সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাচ্ছে, মানিক ভট্টাচার্যকে বাঁচাবার জন্য সুপ্রিম কোর্ট অবধি যাচ্ছে, তাহলে এখানে যদি এটা বেআইনি হয়, এটা যদি বেআইনি হয় আর ওনাদের যদি কোনো দোষ না থাকে তাহলে কেন আইনমন্ত্রী আছেন তো কেন হাইকোর্টে মামলা করছেন না? ব্যাপারটা হাইকোর্টে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? সেটা না করে মানুষকে কি করে বোকা বানা যায়? একদিকে রেলকে বললাম যে হ্যাঁ এই জমিগুলো ভাঙুন, এবং এই যে রেল পারে হাজার হাজার গরিব লোকের ঘর বাড়ি ভাঙা যাচ্ছে যেটা, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী না, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। এখানকার যারা বিধায়ক আছেন, যিনি মন্ত্রী আছেন, যিনি মেয়র আছেন, বর্তমানে যিনি সাংসদ আছেন, তিনি তো শত্রুঘ্ন সিনহাজি, উনি তো কয়েকদিন আগে নাকি নাটক করলেন একটা রবীন্দ্র নাটক করুন, ঠিক আছে, কিন্তু আসানসোলে জনগণের সঙ্গে নাটক করে দিচ্ছেন।
আসানসোলের জনগণের কথা তো গিয়ে পার্লামেন্টে বলবেন, সেটা না বলে জনগণের সঙ্গে নাটক করে দিচ্ছেন। এটা তো হয় না। একদিকে এখানে মেয়র তৃণমূল কংগ্রেসের, বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের, মন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের, সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের, আর দায়িত্ব দিয়ে দেবেন বিজেপিকে। বিজেপি বুলডোজার চালাচ্ছে করে হয়েছিল, এবং কোন জমি দিয়ে ফ্রেড করিডোর হবে সবটাই কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল। সবটাই এখানকার বিধায়ক, এখানকার যারা আরো তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল আছে তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে হয়েছে। তারা সম্মতি দিয়েছেন বলে আজ এই জিনিসগুলো হচ্ছে। আর বুলডোজার চালানো তো এনারাই শুরু করলেন। কয়েক মাস আগে তো আপনারা দেখলেন যে আসানসোল কর্পোরেশন তরফ থেকে রেলবারে কয়েকটা গরিব লোকের ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হলো বুলডোজার দিয়ে। কয়েকদিন আগে দেখলেন দুর্গাপুরে এডিডিএ তরফ থেকে বুলডোজার চালানো হলো, কয়েকজনের ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া হলো। 2রা মের পর শুধু সরকার এখানে বুলডোজার চালায় না, এখানে তো তৃণমূল কংগ্রেসও বুলডোজার চালায়। 2রা মের পর অন্তত 25টা আমাদের অফিস বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিলেন এনারা। আমাদের কাছে ভিডিও রেকর্ডিং আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা বুলডোজার চালিয়ে আমাদের বিজেপির অফিস ভেঙে দিলেন। তো বুলডোজার চালানোর যে কথা বলছে সেটা ওনাদের কাছে আমদানি করা। বিজেপির বুলডোজার চালানোর প্রয়োজন হয় না। বিজেপি বুলডোজার চালায় যারা পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে তাদের উপর বুলডোজার চালায়, যারা ভারত মাকে গালাগালি করে তাদের উপর বুলডোজার চালায়, যারা ভারতবর্ষর স্বাধীনতা নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করে তাদের উপর বুলডোজার চালায়, যারা বাংলাদেশি রোহিঙ্গিয়া তারা অবৈধভাবে যারা বসবাস করার চেষ্টা করে, জমি দখল করার চেষ্টা করে তাদের উপর বুলডোজার চালায়। বাংলার মানুষ উপর, ভারতবর্ষের মানুষ উপর নরেন্দ্র মোদীজি সরকার কোনোদিন বুলডোজার চালায় না। বুলডোজারের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে তৃণমূল কংগ্রেস, এবং তারা এই যে হাজার হাজার লোকের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করা যায়। একদিকে ধর্নায় বসিয়েছেন, মাইকে ভাষণ দিয়ে দিচ্ছেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আবার রেলকে বলে দিয়েছেন করুন ভাঙুন, কোনো অসুবিধা না, আমরা আছি, আমরা তো সই করে দিয়েছি। যদি সত্যি সত্যি এনারা সিরিয়াস হন তাহলে এই ব্যাপারটা প্রকাশে নিয়ে আসুন। ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর জমি অধিগ্রহণ করেছে কিনা, রাজ্য সরকারের ডিএম ওই জমিগুলো অধিগ্রহণ করেছে কিনা সেটা শ্বেত প্রকাশ করুন তো। একদিকে আপনারাই ওই জমি অধিগ্রহণ করবেন, তখন জানতেন না যে এখানে অনেক লোক বসবাস করে, এই জমিটা আমরা নেব না। একদিকে মানুষকে বিপদে ফেলে দিলেন, আর একদিকে বুঝতে পেরেছেন ভোট এখন চলে যেতে পারে, গরিব মানুষ আমাদের কাছে দূরে সরে যেতে পারে, তাই এটা নাটক করা হচ্ছে, তাদের প্রতি সিম্প্যাথি দেখানো হচ্ছে। আমাদের এখানে আসানসোল কর্পোরেশনে কোনোদিন মেয়রও বিজেপির ছিল না। এখানকার আমাদের বিধায়ক আমাদের বিধায়ক পাঠাতে পারেনি, এখানে সাংসদও আমাদের নেই। আমাদের যদি ক্ষমতা থাকতো, এই সার্ভেটা যদি বিজেপির যারা পদাধিকারী আছেন, বিজেপি যারা র্যাঙ্কের ভাই, তারা যদি প্রশাসনে থাকতেন, নিশ্চয়ই যখন নকশা তৈরি হতো তারা সবসময় মাথায় রাখতেন যে গরিব মানুষের জন্য ক্ষতি না হয়। সেই সুযোগ আমরা পাইনি বলে এই কাজটা আমরা করতে পারিনি। ওরা এই সুযোগটা পেয়েছিলেন, তার সাথে এই কাজটি তারা করলেন। ইসিএল বা রেলের উচ্ছেদ অভিযান কোথায় চলছে? আমি বলি যে একটা জমি অলরেডি রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র সরকার বললো যে আমি ফ্রেড করিডোর তৈরি করবো, আপনি বলে দেন কোন কোন জায়গাগুলো নিয়ে আমি ফ্রেড করিডোর তৈরি করবো। সেখানে রাজ্য সরকার যদি বলে দেয় যে হ্যাঁ এই জমির উপর আপনি রেল লাইন নিয়ে যান, এবং তারপর রেল উচ্ছেদ করতে এলে বলেন আমরা উচ্ছেদ দেবো, এটা হয় নাকি? প্রথমেই আপনি যখন ম্যাপ তৈরি হলো তখনই ওই অঞ্চলটা দিলেন। আপনি জানতেন না রেল পার এখানে বড়ুয়া বাজার আছে, বিভিন্ন মার্কেট আছে, গরিব লোকরা থাকে, টাকা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে, টাকা ডিস্ট্রিবিউট করে দিলেন। টাকা কার মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট হলো? সবটা করলেন। এখন লোক দেখানো চোখের জল তো এটা তো মানুষ বিশ্বাস করবে না। এবং এখনো বলছি যদি সত্যি সত্যি সিরিয়াস আছেন এত লোকের জন্য, মানিক ভট্টাচার্যকে বাঁচাবার জন্য সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারেন, সত্যি সত্যি যদি আপনারা সিরিয়াস থাকেন তৃণমূল কংগ্রেস, আর তাদের যদি দোষ না আছে, তাহলে তারা কেন আদালতের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন না? তারা হাইকোর্টে যাচ্ছেন না কেন? তারা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন না কেন? কারণ তারা জানেন যে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে গেলে তারাই ফেঁসে যাবেন। কেন? মূল এই যে চক্র তৈরি করা হয়েছিল তার জন্য তারাই দায়ী। নিয়েছে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায়
সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।